आज हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि भविष्य क्या होना चाहिए भारतीय मीडिया का। जी हाँ, भारतीय पत्रकारिता का भविष्य कैसा हो। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों में लगातार लगभग एक दशक से इस पर चर्चा होती रही है कि जिस स्थिति में भारत की पत्रकारिता आ चुकी है, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता की ये स्थिति होनी चाहिए या क्यों हो गई है स्थिति। क्या एक आज़ाद देश में एक ग़ुलाम मीडिया हो सकता है और क्यों मीडिया लगातार ग़ुलाम बन गया है। हम कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हम अतीत का जो मीडिया रहा, अतीत की पत्रकारिता, क्या कभी भारत में पत्रकारिता का स्वर्णिम काल, क्या कभी गोल्डन एज रहा है। इसके बाद बात करेंगे जो हम वर्तमान का जो हमारा मीडिया है, इसको हम किस तरह से देखें, तभी हम जान पाएंगे कि भविष्य का मीडिया कैसा हो। तो भविष्य के मीडिया पर चर्चा से पहले कुछ बातें मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी, किस तरह से, किस पत्रकारिता के ख़ास माहौल में मैंने पत्रकारिता की, कब मैं वहाँ दाखिल हुई, क्योंकि ये समझने में आपको आसानी होगी कि मैं जिस तरह की पत्रकारिता करती हूँ या मैं पत्रकारिता को किस तरह से देखती हूँ, वो मेरा एक निजी अनुभव भी है। पेशेवराना अनुभव के अलावा मेरा एक निजी अनुभव भी है कि एक व्यक्ति के तौर पे मैं किस समय पत्रकारिता की, भारतीय पत्रकारिता जगत में दाखिल हुई और उसी के इर्द गिर्द जिस तरह से जो बनावट है, जो शेप है मेरी पत्रकारिता की, उसने ली। तो करीब करीब 2 दशक से ज़्यादा गुजर चुके हैं। ये वही वक्त था जबकि भारत में जो न्यूज़ मीडिया है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और मेरे ही सामने अभी जितने बेशतर जो पहली जनरेशन के तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं जो लॉन्च हुए, वो मेरे ही सामने हुए। तो मैं सही वक्त पर बिल्कुल मैंने मीडिया में एंटर किया, जबकि बिल्कुल असीमित संभावनाएं थी मीडिया में। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की और उस वक्त उतनी ज़्यादा, अगर पेशेवराना सिर्फ प्रोफेशनल या करियर के एतबार से देखा जाए तो उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं दाखिल हुई सन 2000 में, तभी उसी के आसपास अगले 5 सालों तक जो मीडिया का पूरा आकाश था वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ज़्यादा विशाल हो गया कि पूरी तरीके से एक नया सेक्टर खुल गया जिसमें नई नौकरियाँ थीं, नई संभावनाएँ थीं और बहुत अच्छा माना गया कि भारतीय लोकतंत्र के लिए जो प्राइवेट मीडिया है उसका, न सिर्फ के मीडिया का बल्कि डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, इन्फॉर्मेशन का जो सूचना थी उसका भी लोकतांत्रिकरण हुआ, क्योंकि सरकार के कंट्रोल से जो सूचना का पूरा जो कारोबार था उसका बेशतर हिस्सा उससे बाहर आ गया। और इसलिए ये बहुत अच्छी खबर थी किसी भी लोकतंत्र के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए। जब मैंने मीडिया में मैं दाखिल हुई तो उस दौरान तभी स्टार न्यूज़, एनडीटीवी, ये तमाम 24/7 चैनल्स लॉन्च हुए, 24 घंटे के जो खबरिया चैनल थे। उस वक्त भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो हमारा न्यूज़ मीडिया था वो पूरी तरीके से आज़ाद था या वो आदर्श था या वो मीडिया का स्वर्णिम काल था। और यहाँ मैं ये ज़रूर अपने दर्शकों को, आप जो देख रहे हैं, वो याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादातर इसमें जो ऑडियो विजुअल मीडिया है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगी, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, निजी अनुभव, वो ऑडियो विजुअल मीडिया में काम करने का रहा। यानी टीवी से लेकर अब डिजिटल मीडिया में भी जो मेरा काम है, ज़्यादातर द वायर में मैं सीनियर एडिटर की हैसियत से काम करती हूँ, वो भी ऑडियो विजुअल मीडिया के दायरे में ही आता है। तो इसलिए इस पर बात करने में मैं अपने को ज़्यादा क्वालिफाइड समझती हूँ, इसलिए इस पर बात करूँगी। तो उस दौरान जब ये 24 घंटे के चैनल्स लॉन्च हो रहे थे, दूरदर्शन ही सिर्फ अकेली स्क्रीन नहीं थी, आपको खबरें अलग अलग जगह पर मिल सकती थी, अलग अलग ये टीवी नेटवर्क्स थे। तब भी आदर्श नहीं था, लेकिन तब चिंताएं अलग थीं। तब इस तरह की बात थी कि जैसे मैंने कहा कि सूचना का जो पूरा एक आकाश था उसका लोकतांत्रिकरण हो रहा था, लोगों को अलग अलग तरीके से माध्यम से खबरें मिल रही थी। लेकिन चिंता जब ये थी कि जो ट्रेडिशनली हमने देखा है, पारंपरिक रूप से जो समुदाय भारत में ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उन्हीं की आवाज़ लगातार मजबूत होती रही। और साफ शब्दों में कहूँगी मैं तो हिंदू अपर कास्ट, जो उच्च जाति का हिंदू समुदाय है, उसकी आवाज़ लगातार, उसको ये कह के दिखाया जाता रहा, बताया जाता रहा कि यही भारत की आवाज़ है, जबकि ये सच नहीं है। तब भी कमज़ोर तबके थे, जैसे कि दलित हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उन तमाम को, कश्मीर की आवाज़ है, इन तमाम को कहीं ना कहीं हाशिए पे तब भी देखा गया। लेकिन एक लगातार इसको लेकर एक संघर्ष चलता रहा कि हमें ज़रूर इन समुदायों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, हमें अपने ख़बरों में, अपनी हेडलाइंस में ज़्यादा इसमें विभिन्नता लानी चाहिए।
इसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक और लगातार जिस पर चर्चा होती रही, वो अलग बात है कि कितना ज़्यादा इस उद्देश्य को हम हासिल कर पाए, वो ये था कि जो न्यूज़ रूम्स हैं हमारे, उनमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। न्यूज़ रूम में उस वक्त ये भी इसको लेकर बहुत बहस थी कि महिलाओं की तादाद बहुत कम थी, तो महिलाएं ज़्यादा आनी चाहिए, और ख़ासकर जो एडिटोरियल रोल्स हैं जहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, जो एडिटोरियल जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर कम महिलाएं थीं। और संपादकों में तो गिने चुने हम कह सकते हैं कि जहाँ महिलाएं हेड ऑफ़ द न्यूज़ रूम थीं, जहाँ वो फैसले ले रही थीं, हेडलाइंस तय कर रही थी कि क्या होना चाहिए, शाम के बुलेटिन्स में क्या चर्चा होनी चाहिए। तो जैसे जैसे ये जो प्राइवेट न्यूज़ मीडिया है उसका जो मैंने कहा कि आकाश बड़ा होता गया, हमने देखा कि सिर्फ प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महिलाओं को हमने दाखिल होते देखा, जिसमें आपको स्क्रीन पे ज़्यादा महिलाएं नज़र आईं, लेकिन फ़ैसला लेने वाले तब भी ज़्यादा पुरुष थे। यानी एंकर्स के तौर पे आपको महिलाएं ज़्यादा नज़र आईं, लेकिन संपादक पुरुष ज़्यादा थे। फैसला ले रहे थे संपादक, महिलाएं उसे स्क्रीन के सामने डिलीवर कर रही थी। इसमें जाहिर है कि अलग अलग एक तरह से ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कुछ न्यूज़ रूम्स दूसरे न्यूज़ रूम से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने यही देखा। तो मैंने बताया आपको कि उस वक्त भी मीडिया का एक बड़ा धड़ा ऐसा था जिसको प्रो एस्टैब्लिशमेंट कहा जा सकता है, जो सत्ता के ख़िलाफ़ बात नहीं करता था ज़्यादा, लेकिन एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड था, जो एक बिल्कुल निम्नतम जो पैमाना है पत्रकारिता का, वो कम से कम फॉलो होता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सत्ता की जो लाइन है, जो सरकारी लाइन है, उस लाइन को लेने में अगर कुछ पत्रकार ऐसे थे भी जो उस तरफ झुके हुए नज़र आते थे, तब भी पत्रकार इसे अपना फ़र्ज़, अपना धर्म समझते थे पेशे का कि हमें सत्ता के विरुद्ध रहना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, उसका जो डिज़ाइन है, बाय डिज़ाइन इट इज़ एंटी एस्टैब्लिशमेंट, यानी इसको सरकार के ख़िलाफ़ ही बाय डिज़ाइन रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि हम चौकीदार हैं। जो मीडिया है, जो चौथा खंबा है लोकतंत्र का, वो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि तीनों जो खंबे हैं लोकतंत्र के, उनका चौकीदार है, उनकी चौकीदारी करता है। तो जाहिर है सत्ता की लाइन लेकर या एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेकर वो चौकीदारी तो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि एक तबका ज़रूर ऐसा था जो लगातार कोशिश करता था कि सरकार के सुर में सुर मिलाए। कुछ ऐसे भी तबके थे जो भोंपू की तरह काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका ऐसा था जो बिल्कुल प्रोफेशनल, पेशेवराना अंदाज से अपना काम करता था, जो न्यूज़ रूम को डाइवर्सिफाई करने की बात करता था, जो कमज़ोर तबकों को प्रतिनिधित्व देने की बात करता था न्यूज़ रूम में भी, और जो सब्जेक्ट्स जो पत्रकार कवर करते थे, जिन विषयों पर बातचीत होती थी, उनमें भी। और सबसे बड़ी बात जो बिल्कुल फ़र्क है इस बात को लेकर, यानी कि हम बार बार इस बात को लेकर दलील दी जाती है कि जब भी किसी एक इंडस्ट्री का एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है, उसको कॉर्पोरेट उस पर कब्ज़ा करता है, तो ये बहुत मुश्किल है कि सत्ता से उसको अलग किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, जिसने डेमोक्रेटाइजेशन भी किया, जो अपार संभावनाएं थीं वो खोली, सरकार के टोटल कंट्रोल से कहीं ना कहीं उसको एक तरह से आज़ाद कराया कई मायनों में। लेकिन साथ साथ ये संघर्ष लगातार बना रहा कि कॉर्पोरेट के दबाव से कैसे मुक्त किया जाए। तो सरकारी दबाव का एक तरह से बदल के तौर पे कॉर्पोरेट दबाव नहीं हो सकता था। तो अब मैं आज की मीडिया पर आती हूँ। मैंने कहा कि वो आदर्श नहीं था, लेकिन आज का मीडिया देखें तो लगभग जो शुरू के 10 साल जो मेरी पत्रकारिता के थे, यानी कि आप मान लीजिए कि सन 2000 से 2010 तक, और थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं 11-12 तक भी, पत्रकारिता जैसी थी। पत्रकार, उनका ध्रुवीकरण नहीं हुआ था, ना तो धार्मिक ध्रुवीकरण पे वो बटे हुए थे, ना ही जातीय ध्रुवीकरण, ना ही क्षेत्रीय ध्रुवीकरण। जाहिर है एक तरह से एक धार्मिक भेदभाव या जातीय भेदभाव जो हमारे समाज में है, वो पत्रकारिता की जगत में भी था, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइनें नहीं खींची हुई थी, इतनी ज़्यादा तलवारें निकली हुई नहीं थी। पत्रकार अपने को सबसे पहले एक पत्रकार के तौर पर अपनी निशानदेही अपने को आइडेंटिफाई करते थे कि सबसे पहले हम पत्रकार हैं, फिर हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, प्रो गवर्नमेंट हो सकते हैं, एंटी गवर्नमेंट हो सकते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के हो सकते हैं, या हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हो सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारी पहचानें थी, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जो डोमिनेंट आइडेंटिटी थी, जो डोमिनेंट बिरादरी थी हमारी, वो पत्रकारिता की बिरादरी थी, पत्रकारों की बिरादरी थी। लेकिन 2012-13 के आसपास आते आते 2014 के चुनाव से ठीक पहले हमने देखा, मैंने खुद इसको महसूस किया न्यूज़ रूम में,
किस तरह से पूरी जो हवा है वो बदलती चली गई, और ये हवा इतनी बदली कि अब ये मीडिया जिसमें मैं सन 2000 में दाखिल हुई वो पूरे तरीके से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या मीडिया को बचाया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि चिंताएं लगातार जाहिर की जाती हैं कि क्या भारत का भविष्य लोकतांत्रिक होगा, क्या भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में मीडिया लोकतांत्रिक होगा, क्या एक आज़ाद देश का मीडिया ग़ुलाम है, या मीडिया की ग़ुलामी ये बताती है कि भारत का बेशतर हिस्सा भी एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल या फिर एक सत्ता की ग़ुलामी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। थोड़ी सी वर्तमान की बात करते हैं, फिर मैं उस फ्यूचर मॉडल के बारे में आपसे जिक्र करूंगी कि क्या भारतीय पत्रकारिता को बचाया जा सकता है। कैन इंडियन जर्नलिज्म बी सेव्ड, और इसको कौन बचाएगा, हु विल सेव इंडियन जर्नलिज्म। तो वर्तमान की मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, जिसमें साफ तौर पर इसको मैं थोड़ा सा कटु शब्दों का इस्तेमाल करूँगी कि इसको लोग कहते हैं कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट मीडिया है। ये बात ठीक है कि एक बड़ा धड़ा प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन अगर इसको साफ तौर पे देखा जाए तो ये किसी भी लालच, भय या किसी भी सत्ता के सुर में सुर मिलाने वाली पत्रकारिता से अलग सबसे बड़ी बात जो एक डोमिनेंट एलिमेंट देखने को मिल रहा है आज की पत्रकारिता में, आज के पत्रकारों के ऊपर, और आज की जो स्क्रीन है उस पर, या अखबार के जो पन्ने हैं उस पर, या आपकी कंप्यूटर की, मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर देखने को मिलता है, वो है आइडियोलॉजिकल एलिजेंस। यानी कि विचारधारा के स्तर पर इतना ज़्यादा एक रूपता है जो फ़िलहाल आरएसएस और भाजपा का जो विचारधारा का एक आइडियोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, या साफ शब्दों में कहूँ तो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक ब्राह्मण राष्ट्र, एक ब्राह्मणिकल स्टेट बनाने का जो एक प्रोजेक्ट है आरएसएस और भाजपा का, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पुलिस के अलावा वकीलों का एक हिस्सा, जजों का एक हिस्सा, ब्यूरोक्रेट्स का एक हिस्सा और पत्रकारों का भी एक बड़ा हिस्सा भाजपा और आरएसएस के जो हिंदू राष्ट्र का जो ये प्रोजेक्ट है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, उसको एक थियोक्रेटिक धर्म पर आधारित राष्ट्र में तब्दील करने की जो ये पूरी बड़ी साजिश है, जिसको 100 साल से आरएसएस पालता रहा है और अब अपने उस सपने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है, उसमें फुट सोल्जर्स, उसमें फौजियों, सिपाहियों की तरह काम कर रहे हैं ये पत्रकार। क्योंकि आप यकीन जानिए कि कोई भी पार्टी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, उसका नेटवर्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जब तक उस अपने इतने बड़े आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट को, सपने को साकार नहीं कर सकती है, जब तक कि एक आबादी का बड़ा हिस्सा उसके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बन जाए। हम अक्सर ये कहते हैं कि क्या भारत का डीएनए बदल रहा है। ये कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि नेता बदलने के साथ साथ, नेतृत्व बदलने के साथ साथ भारतीय जनता का एक हिस्सा कम से कम ऐसा है जिसका डीएनए बदल रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि भारत का डीएनए बदल रहा है। मैं चाहती हूँ कि कभी वो दिन ना आए कि ये कहना पड़े कि भारत का डीएनए बदल रहा है, लेकिन एक हिस्सा ज़रूर ऐसा है, एक मजबूत कमिटेड वोट बैंक इस पार्टी का और इस जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका, जो कि इनके जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है उसमें यकीन रखता है। तो बिना, मैं कहूँगी कि लालच एक वजह हो सकती है, भय एक वजह हो सकती है, फ़ायदा हासिल करना एक वजह हो सकती है, कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है, अपनी नौकरी बचाने का भी इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकता है सिर्फ इस वजह से काम कर रहे हों, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पत्रकारिता जगत का वो है जो फुट सोल्जर बन गया है आरएसएस बीजेपी का, उन्हीं का जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें बढ़ चढ़ कर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसलिए ये ख़तरनाक बात है, और इसीलिए जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रीजनल आइडेंटिटी की भी मैं बात कर रही हूँ, जो क्षेत्रीय पहचान है हमारी, उसके बारे में भी मैं जिक्र कर रही हूँ। तो इसी वजह से ये ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी लालच या भय की वजह से नहीं है, नौकरी बचाने की सिर्फ एक मंशा की वजह से नहीं है, बल्कि एक बड़ा जो ये आइडियोलॉजिकल विचारधारा का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये उसका एक बड़ा हिस्सा है। और इसी की वजह से तमाम तरह की जो खराबियाँ नज़र आ रही हैं, जो एक आर्टिफिशियल एनिमी जो बनाया जा रहा है, जो भी एक बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक बाहरी दुश्मन तैयार किया जाए, एन एक्सटर्नल एनिमी। भारत के केस में ये एक्सटर्नल नहीं है बल्कि ये इंटरनल एनिमी है। पिछले कमोबेश 8 से 10 साल में हमने देखा है कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के तहत ही जो भारत के मुसलमान हैं, जो रिलीजियस
माइनॉरिटी हैं उनको एक दुश्मन की तरह पेश किया जाता है। न सिर्फ कि 21वीं सदी के मौजूदा मुसलमान बल्कि 500-700 साल पहले मुग़ल राजाओं को कब्रों से निकाल कर उनकी आलोचना कर कर उन्हें एक डिमोनाइज करके उनका एक दैत्य रूप लोगों के सामने, एक शैतानी चेहरा लोगों के सामने पेश करके उनके गुनाहों का, जैसे मैं कई बार इस बात को कहती हूँ कि इतिहास कभी भी काला या सफ़ेद नहीं होता, उसके डिफरेंट शेड्स होते हैं। मुग़ल राजाओं ने कुछ अच्छी चीज़ें की होंगी, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें की होंगी, कुछ बुरी चीज़ें की होंगी, कुछ बहुत बुरी चीज़ें की होंगी। और उस दौर के हिसाब से, जबकि लोकतंत्र नहीं था, जब इस तरह की सेक्युलर वैल्यूज़ नहीं थी, उस दौर के हिसाब से मैं नहीं जानती कि उनकी जो राजनीति थी या उनका जो शासन था उसको उसी हिसाब से, उसी प्रिज्म से देखा जाना चाहिए और उनकी किसी भी गलत हरकत को उसकी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक आर्टिफिशियली जो तैयार करने की कोशिश है कि कुछ मुग़ल बादशाहों को निकाल कर उनकी आलोचना करके न सिर्फ कि उनका हिसाब बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगी कि उनका बदला 21वीं सदी के भारतीय मुसलमानों से लेना, कि उनके जो कुकृत्य थे, उनके जो ख़राब काम थे, उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे भारतीय मुसलमान यहाँ का एक हिस्सा नहीं हैं बल्कि एक बाहरी ताकत हैं। वो भारत के कल्चर को, भारत की सभ्यता को, भारत की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो लगातार ये जो एंटी मुस्लिम प्रोजेक्ट है जिसको एक्सटेंड करके एंटी क्रिश्चियन भी बनाया जाता है, एंटी फार्मर्स भी बनाया जाता है, एंटी लेबरर्स भी बनाया जाता है, यानी जो भी इस सत्ता को, सत्ता की इस विचारधारा को, उनकी इस विचारधारा के प्रोजेक्ट को जो भी अपोज करने का काम करेगा वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा, वो दुश्मन कहलाएगा। और इसलिए हमने देखा कि किस तरह से न सिर्फ कि भारतीय मुसलमान बल्कि इसके अलावा किसानों को आपने देखा हाल ही में कि कैसे उनको डिमोनाइज किया गया, कैसे उनको शैतान के तौर पर, राष्ट्रद्रोही, गद्दार ताकतों के तौर पर पेश किया गया। क्योंकि फिर वही बात थी कि जिस तरह से जो सत्ता की जो एक लहर आगे बढ़ रही थी उसको एक तरह से चुनौती देने का काम कर रहे थे किसान, कर रहे थे नहीं बल्कि कर रहे हैं। अब 9 महीने से भी ज़्यादा गुजर गए हैं कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि ये जो पूरा एक हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कहता है कि ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के नाम पर ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बट दरअसल ये मैंने कहा कि सिर्फ उच्च जातियों और उसमें भी एक ब्राह्मणिकल स्टेट का ये इमेजिनेशन है जिसमें चूँकि आपको तादाद बड़ी करनी है इसलिए आप तमाम जो 80% जो आबादी है जो हिंदू धर्म को मानती है उसको साथ लेके चलते हैं। लेकिन उसमें वो लोग नहीं हैं जो मज़दूर हैं, वो लोग नहीं हैं जो किसान हैं, वो लोग नहीं हैं जो गरीब हैं। इसीलिए ये जो सरकारी पूरा एजेंडा है, इसलिए ये सिर्फ एंटी माइनॉरिटी ना होकर सबसे पहले ये एंटी पुअर भी है, गरीब विरोधी भी है। अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं ये देखती हूँ कि जिस तरह की सियासत हमें देखने को मिल रही है वैसी ही बिल्कुल हमारी स्क्रीन है, जैसी हमारी सत्ता वैसे ही हमारे न्यूज़ रूम उसके एक तरह से मिरर इमेज के तौर पर नज़र आ रहे हैं। वो भी गरीब विरोधी हैं, वो भी हाशिए के समुदाय के विरोधी हैं, वो भी जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके विरोधी हैं, वो भी मिसोजिनिस्टिक, एंटी वुमेन यानी महिला विरोधी, वो भी सीधे तौर पर महिला विरोधी हैं। और इसलिए कहते हैं कि गरीबों को सब्सिडी मत दीजिए, या जिस तरह की बिल्कुल रूढ़िवादी पिछड़ेपन की जो बातें तमाम ये संघ परिवार के लोग अक्सर करते रहे हैं कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, महिलाओं का काम सिर्फ किचन में, रसोई घर में खाना पकाना है, उनका ये लिमिटेड रोल होना चाहिए, या महिलाएं जो हैं अपनी बुनियाद पर अपने पैरों पे खड़े होकर अपना फ़ैसला नहीं ले सकती, उनको एक वैस के तौर पर हम उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें आप देखिए अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपको उसी तरह से नज़र आएंगी, जहाँ एक गाय के जीवन की ज़्यादा अहमियत है, उसको ज़्यादा आज़ादी है, उसके अधिकारों की बात ज़्यादा की जा रही है। एक तो हमारे जज साहब तक ने ये बात कह दी थी गाय के अधिकार को लेकर, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो बात नहीं की जा रही है। तो आपको शायद अब तक ये समझ में आया होगा कि जो हमारा जो अतीत रहा मीडिया का, उसमें कहीं ना कहीं जड़ थी, उसकी जो खामियां थीं, उन खामियों का इस्तेमाल हुआ अब के मीडिया की तैयारी में, जो कि बिल्कुल एक तरह से लगभग एक गैर लोकतांत्रिक मॉडल पर चल रहा है, जो मुख्य धारा का मीडिया कहलाता है। अब मैं आती हूँ इस बात पर कि किस तरह से हम क्या ये संभव भी है
या फिर ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है कि भारत का मीडिया, जो मीडिया का भविष्य है वो कुछ बेहतर हो सकता है। जब वर्तमान इतना ख़राब है, जब भारतीय लोकतंत्र को लेकर तमाम तरह के प्रेडिक्शन हो रहे हैं, तमाम तरह की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि ये भी सुनिश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भारत का भविष्य क्या लोकतांत्रिक होगा, क्या पूरे तरीके से लोकतांत्रिक होगा, क्या धर्मनिरपेक्ष तरीके से लोकतांत्रिक होगा, क्या उदारवादी तरीके से लोकतांत्रिक होगा, क्या भारत का भविष्य बराबरी की सियासत और बराबरी के समाज पर आधारित होगा। क्या जब ये सब कुछ सुनिश्चित नहीं, अभी तक हम नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, तो ये कहना कहाँ किस हद तक एक तरह से अक्लमंदी की बात होगी कि भारत के भविष्य, जो भारत की मीडिया का भविष्य है, उसको हम सुनहरा देख सकें या उज्जवल देख सकें। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपके सामने कहना चाहती हूँ कि क्यों मैं ये समझती हूँ कि अभी भी ये मुमकिन है, ये संभव है कि भारत का मीडिया आज़ाद रहे, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आज़ाद हो जाए। कौन सा एक ऐसा मॉडल होगा वो, जिस मॉडल के ज़रिए हम ये सुनिश्चित कर सकें कि भारत का मीडिया आज़ाद होगा। क्योंकि आप यकीन जानिए, ग़ुलाम मीडिया एक आज़ाद देश में उसकी जगह नहीं है, और ग़ुलामी मीडिया की ये बताती है कि देश भी जो है वो लोकतंत्र से छिटक कर बहुत दूर जा रहा है, या लोकतांत्रिक जो टेंडेंसीज़ होनी चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए किसी भी देश का, उससे दूर हट रहा है। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी 1 साल के भीतर ही आपने देखा, 1-1.5 साल के भीतर 2 बड़े जन आंदोलन हुए, 2 बड़े मास मूवमेंट्स। NTCAA NRC मूवमेंट, दूसरा था फार्मर्स मूवमेंट। एक मूवमेंट एक तरह से उसको विराम मिल गया, एक विराम दे दिया गया क्योंकि कोरोना का कहर हुआ और जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, और एक तरह से एक बदकिस्मती रही उस आंदोलन की कि वो कानून वापस होने से पहले ही उस आंदोलन को एक तरह से थम गया। वो आंदोलन ख़त्म हुआ या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन एक तरह से थम गया, सड़कों पर वो आंदोलन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरा बड़ा आंदोलन फार्मर्स मूवमेंट, जो किसान आंदोलन है, वो अभी भी आपके सामने सड़कों पर नज़र आ रहा है, और लगता नहीं है कि बहुत कोई हमारे नियर फ्यूचर में इसको निकट भविष्य में ये ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों आंदोलनों को आप नज़दीक से देखिए और आप ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे हाशिए के वो समुदाय जिनको लेकर मीडिया में रिप्रेजेंटेशन, उनके मुद्दों को लेकर भी, और हाशिए के समुदाय के लोगों को पत्रकारिता यानी कि न्यूज़ रूम में भी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको लेकर जो लगातार हमारे सरोकार और हमारी चिंताएं थी, उसके बावजूद भी कैसे ये दोनों तबके अपने आप को सूचित कर पाए, कैसे इन दोनों जन आंदोलनों को सस्टेन कर पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जो ऑल्टरनेट मीडिया है। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि क्यों मैं वैकल्पिक मीडिया की जो पूरी परिभाषा है, वैकल्पिक मीडिया क्या होता है और मुख्य धारा का क्या मीडिया होता है, इन दोनों को मैं चैलेंज करूंगी इस परिभाषा को, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जो मीडिया अपने को मुख्य धारा का मीडिया कहता है, अगर वो देश के बेशतर जो कमज़ोर तबके हैं, जिसमें लगभग देश की 85% आबादी है, अगर वो उनको अपने कवरेज से लगभग बाहर रखता है, उनका बजाय इसके एक तरह से दैत्यकरण करता है, उनको डिमोनाइज करता है, उनको बदनाम करता है सुबह शाम दिन रात अपनी टीवी स्क्रीन से, उस मीडिया को आप मुख्य धारा का क्यों कहेंगे? कि सिर्फ वो जो सत्ता में हमेशा रहे, जो स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हमेशा, वो 15% लोग, उनको लगातार रिप्रेजेंट करता रहा, उन्हीं लोगों को क्यों कहा जाएगा कि वो मुख्य धारा का मीडिया है? तो इसीलिए मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 2 बड़े जन आंदोलन रहे, मैं क्यों समझती हूँ कि ये एक बड़ी उम्मीद हमें देते हैं कि क्यों सस्टेन कर पाए। तो ऑल्टरनेट मीडिया ने इन तमाम लोगों को जगह दी, चाहे वो NTCAA NRC मूवमेंट था, उनका जो पूरा कवरेज किया गया, उससे पहले इस कानून को लेकर, ख़ासकर CAA को लेकर जो एक तरह से जागरूकता फैलाने का काम किया वैकल्पिक मीडिया ने, जिसको मैं अब कहना चाहती हूँ कि आप भी कहना शुरू कीजिए कि यही मेन स्ट्रीम मीडिया है। डिजिटल मीडिया इसमें खासकर उसका बड़ा रोल रहा। तो डिजिटल मीडिया इज़ द न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया ही रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के सबसे कमज़ोर तबकों को। तो सबसे पहले जब CAA कानून पास हुआ, जब उससे पहले वो CAB था, यानी कि वो बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, उससे पहले ही एक अवेयरनेस पैदा की डिजिटल मीडिया ने कि ये कानून भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है, भारत के जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके ख़िलाफ़ है। भारत का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर हम सिटीजनशिप को सुनिश्चित नहीं करते, लेकिन ये कानून दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संसद में पास भी हुआ और साफ तौर पर यह कहता है कि सिटीजनशिप जब
नहीं भारत में उसकी जो बुनियाद है सिटीजनशिप की, नागरिकता की बुनियाद, जब वो धर्म नहीं हो सकती, जो नए नागरिक बनाए जाएंगे उनकी बुनियाद, उनकी नागरिकता की बुनियाद धर्म कैसे हो सकती है? तो सीधे तौर पे ये संविधान विरोधी था। इसको लेकर एक अवेयरनेस इस डिजिटल मीडिया ने लोगों के अंदर पैदा की और एक बड़ा मास मूवमेंट हुआ। उस मास मूवमेंट को कवरेज दिया गया। उस कवरेज को, उस मूवमेंट को सस्टेन करने में वैकल्पिक मीडिया की बड़ी भूमिका रही। और यही बात मैं कहना चाहती हूँ कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानून बिल्कुल आनन फानन में, बिना किसानों से कोई राय मशवरा किए हुए, कोरोना काल के बीच में ही, जब पूरी अटेंडेंस में भी नहीं था पार्लियामेंट, उसी दौरान उसको पास कर दिया गया। और जैसे ही पास हुआ फ़ौरन हमने देखा कि पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए। इस वैकल्पिक मीडिया ने किसानों को भी ये बताने की कोशिश की, क्योंकि लगातार जो ये तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, सरकारी दरबारी मीडिया है, ये जिसको रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया है, इस गोदी मीडिया ने लगातार किसानों को, मज़दूरों को, महिलाओं को, युवाओं को हिंदू बनाने की कोशिश की, मुसलमान बनाने की कोशिश की, ईसाई बनाने की कोशिश की, सिख बनाने की कोशिश की, पारसी बनाने की कोशिश की, यानी कि धर्म के आधार पर बांटने की लगातार कोशिश की। वो सब कुछ एक तरह से कुछ पल के लिए भूल कर ये किसान सिर्फ किसान हो गया। उसको पता था कि इस अस्तित्व का संकट है, धार्मिक पहचान उसके पेट में रोटी नहीं डालेगी, धार्मिक पहचान उसका पेट नहीं भरेगी। उसको अपने लिए चिंता हुई, अपने परिवार के लिए चिंता हुई, अपने परिवार के भविष्य के लिए चिंता हुई, और सड़कों पर वो लोग नजर आए। तो दो बड़े मास मूवमेंट, हज़ारों करोड़ के दरबारी सरकारी मीडिया के प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर ये दोनों मूवमेंट सस्टेन कर गए, इन दोनों बड़े हाशिए के समुदाय के लोगों को अगर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये उनके हित में नहीं है, इसका मतलब ये पूरे तरीके से जीत है डिजिटल मीडिया की, और अपने पीठ थपथपा सकते हैं। मैं भी थपथपा सकती हूँ, मैं भी डिजिटल इस वैकल्पिक मीडिया का एक हिस्सा हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, विच इज़ द न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया, कि हम ये कर पाए। हमने जो मार्जिनलाइज तबके हैं उनका सशक्तिकरण का काम किया हमने सूचना के ज़रिए। हमारा काम सरकारें बनाना बिगाड़ना नहीं है, हमारा काम है लोगों को सूचना देना, सूचना के ज़रिए उनका सशक्तिकरण करना, ताकि वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले पाएँ। तो फ़िलहाल जो डिजिटल मीडिया की तस्वीर नज़र आ रही है, इसीलिए मैं काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं आशावान हूँ कि जो हमारा फ्यूचर का मीडिया है वो डिजिटल मीडिया है। उसका मॉडल क्या होना चाहिए? उसका मॉडल वही होना चाहिए जो द वायर का मॉडल है, जो बाकी डिजिटल मीडिया भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं। और वो मॉडल है पीपल सपोर्टेड मीडिया, यानी आप कॉरपोरेट के दबाव से भी मुक्त रहेंगे, आप सरकारी राजनीतिक दबाव से भी मुक्त रहेंगे। लोगों का मीडिया, लोगों के ज़रिए समर्थन उसको मिलना, यानी लोगों के ज़रिए स्पॉन्सर किया गया, लोगों के ज़रिए सपोर्ट किया गया। आपकी ख़बर आपके ज़रिए, आपके पैसे से आप तक पहुंच रही है। क्योंकि आप यकीन करिए, इस बात को अच्छे तरीके से समझिए कि बुनियादी बात है कि जो फंड करेगा मीडिया को, मीडिया उसको सर्व करेगा। फ़िलहाल जो सबसे बड़ा एडवर्टाइज़र है भारत में, वो कौन है? भारत में मीडिया में सबसे बड़ा एडवर्टाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार सबसे बड़ी एडवर्टाइज़र है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडिया किसको सर्व करेगा? भारत की सरकार को। भारत की सरकार यानी सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को सर्व करेगा। और ये पूरा जो इक्वेशन है, वो समीकरण पूरे तरीके से बदल चुका है। अभी फ़िलहाल जो जनता है उसको कमोडिटी, उसको प्रोडक्ट बनाकर भारत का मीडिया भारत की जनता को एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट बनाकर, एक उत्पाद बनाकर भारत की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी को बेच रही है। और उनकी किस तरह से जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है उनके दिमागों का, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सबसे बड़ा एडवर्टाइज़र कौन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जहां आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे वो मीडिया आपका होगा। और मैं खुशी के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरे प्रोग्राम्स में भी जिस तरह से लोग, और कभी कभी आप हो सकता है आपको ये सुन के, ये उदाहरण जो मैं देने जा रही हूँ आपको हंसी आए कि कैसे छत्तीसगढ़ या और दूर दराज के, उड़ीसा के दूर दराज के इलाकों के लोग मुझे ईमेल लिखते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट्स आते हैं जिसमें कहते हैं कि मैं आपको अपनी कम आमदनी होने के बावजूद, छात्र होने के बावजूद या बेरोज़गार होने के बावजूद 100 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये महीना मैं देता हूँ या देती हूँ, मेरी खबर कहाँ है? तो उनकी जो शिकायत है वो इसलिए है क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जो जवाबदेही है, पीपल सपोर्टेड मीडिया का ये जो पूरा मॉडल है, हमारी जवाबदेही किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं है, किसी नेता के प्रति नहीं है, किसी कॉरपोरेट हाउस के प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही है आम भारतीय के प्रति।
तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि भारत में जो मीडिया का भविष्य है, पत्रकारिता का भविष्य है, वो न सिर्फ कि ज़िंदा रहेगा बल्कि वो उज्जवल है, क्योंकि एक नया मॉडल जो भविष्य का मॉडल भी है, वर्तमान का मॉडल भी है, वो आपके सामने है, वो तैयार है। पीपल सपोर्टेड मीडिया, लोगों का मीडिया, लोगों के ज़रिए चलाया जाने वाला मीडिया। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आशा जो है वो मैंने और मेरे जैसे लोगों ने नहीं छोड़ी है। तो भारतीय जो लोकतंत्र है उसकी जो बुनियाद है, आज़ाद भारत के और आज़ाद लोकतंत्र की बुनियाद है आज़ाद मीडिया। आज़ाद मीडिया का भविष्य है पीपल सपोर्टेड मीडिया। शुक्रिया।